नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो भाई? एकदम झक्कास। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा लेसन फोर्स बल के बारे में देखेंगे। विद्यार्थियों, बल क्या होता है, ठीक है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे विद्यार्थी। तो फोर्स बल, बल की डेफिनेशन क्या है, बल कितने प्रकार के हैं भाई, टाइप देखेंगे। क्या बल में छूना आवश्यक होता है या फिर छूना आवश्यक नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के बल, तरह तरह के बल देखेंगे विद्यार्थी आज, तरह तरह के बल। तो आ जाइए विद्यार्थियों, देर किस बात की है। तो बल देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा बल। बल क्या होता है? फोर्स बल, फोर्स बोलते हैं विद्यार्थी इंग्लिश हैं। तो बताइए डेफिनेशन बल। धक्का देना या फिर खींचना या तो अपने से परे करना, धक्का देना या फिर खींचना, क्या है बल। तो ये बल की क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है विद्यार्थी। धक्का देना, बड़ा ही मजा आने वाला है आज क्लास में विद्यार्थी। धक्का देना या फिर खींचना भाई। तो धक्का देना या फिर खींचना क्या है बल। इसका पर्यायवाची शब्द होते हैं विद्यार्थी। धक्का देना को क्या बोलते हैं, अपकर्षण। और खींचने को क्या बोलते हैं, अभिकर्षण। अभिकर्षण, ठीक है, ओके। पुश या फिर पुल। पुश एंड पुल, धक्का देना या फिर खींचना। तो आप जैसे ही शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर बैंक में या फिर एटीएम में, तो वहां पर जो गेट होता है उस पर लिखा रहता है भाई, हैंडल पर, कि पुश या फिर पुल, एक चीज लिखी रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जाते हैं और हिलाकर देखते हैं ऐसे कि किधर खुल रहा है भाई। उधर खुलता है तो उधर खोल देते हैं और इधर खुलता है तो इधर खींच लेते हैं अपनी तरफ। ये नहीं देखते कि क्या लिख रहा है भाई उस पर, है ये नहीं देखते कि लिख क्या रहा है। तो पुश माने धक्का देना, अपने से परे करो भाई, अपने से परे धक्का दो। और पुल, अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ खींचना। तो अभिकर्षण और अपकर्षण, अपने से परे करना, और अभिकर्षण अपनी तरफ खींचना है। तो कई बल ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति आकर्षण की है, आकर्षण की होती है, खींचने की, जो अपनी तरफ खींच लेते हैं भाई, है अट्रैक्टिव होते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो आकर्षण की प्रकृति होती है। और कुछ बल ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति प्रतिकर्षण की। तो आज हम तरह तरह के बल देखेंगे विद्यार्थियों। तो ये बल की परिभाषा हो जाती है, डेफिनेशन। धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है विद्यार्थी, लिख लेना। अपकर्षण या फिर अभिकर्षण, पुश एंड पुल है। पुश धक्का तो अपने से परे, और पुल माने अपनी तरफ खींचना।
तो रह जाएगा ध्यान, कोई बड़ी बात नहीं है। धक्का दो या फिर खींचो, तो धक्का देना या फिर खींचना बल है विद्यार्थी। धक्का देना या फिर खींचना बल कहलाता है। तो बल के लिए है, बल के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। बल के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। दो वस्तु या फिर दो पिंड है, वस्तु कहो या पिंड, तो बल के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। एकल वस्तु पर कोई बल लगेगा, अपने आप पर कोई वस्तु, ये वस्तु है मान लीजिए मार्कर है, ये अपने आप पर बल लगाएगा क्या भाई है? तो बल के लिए दो वस्तु या दो पिंडों का होना आवश्यक है। एक वस्तु तो लगने वाली और दूसरी वस्तु लगाने वाली है। तो जैसे कि मैं लगाने वाला हूं भाई, ये मार्कर है मेरा, मार्कर डेस्टल ले लेता हूं, तो एक तो डेस्टर है, एक वस्तु तो, और एक मैं देख लगा रहा हूं बल, तो वस्तु क्या कर रही है, गतिशील हो गई। जैसे मैंने हटा लिया तो वस्तु क्या होना जरूरी है, दो वस्तुओं का होना जरूरी है। एक तो लगने वाली और एक लगाने वाला। लगाने वाला मैं देखो लगा रहा हूं ना बल, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, गतिशील हो रही है वस्तु, तो डेस्टर आगे बढ़ रहा है ना। तो इसलिए मैंने क्या बोला, बल के लिए शर्त है भाई, आवश्यक शर्त कि दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। दो वस्तु या पिंड या कण, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बल से अन्योन क्रिया होती है विद्यार्थी, अगली लाइन लिखिएगा, बल से अन्योन क्रिया होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अगली बात, तो बल के लिए बताइए मेरे लिए छूना आवश्यक है कि नहीं है भाई? बिना छुए भी बल लगते हैं। तो लिखिएगा, आवेशित कणों के मध्य मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि ये छूते भी नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, छूते भी नहीं है, टच भी नहीं करते। टच, टच माने स्पर्श, स्पर्श भी नहीं करते। आवेशित कणों के मध्य प्रतिकर्षण, रिपल्सन बल, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि ये छूते भी नहीं है विद्यार्थी। ठीक है, तो अब बल के प्रकार हैं, लेकिन एक बार और देखिएगा, महत्वपूर्ण बात तो रह गई यार। तो बल की मात्रक तो देखो, बल का सूत्र क्या होता है भाई हैं? तो आपने सुना होगा कि बल हमेशा मां से मिलता है, मां से। मैंने पहले भी बताया आपको कि मां से हमेशा बल मिलता है विद्यार्थी। तो देख श्याम भाई बल को,
बल क्या होता है, F बराबर m है। बल एक सदिश राशि है, जिधर बल की दिशा होगी उधर ही एक्सीलरेशन त्वरण की दिशा होगी विद्यार्थी है। तो लिखिएगा बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण बात, मां से हमेशा बल है। तो बल क्या होता है, द्रव्यमान और एक्सीलरेशन त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है विद्यार्थी। बल द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, बल, ठीक है। मां से हमेशा बल, तो बल कैसी राशि है विद्यार्थी, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो बल के मात्रक देखिएगा, तो ये मास है, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान और एक्सीलरेशन का गुणनफल क्या है, बल विद्यार्थी। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक देखिए, एमकेएस पद्धति में मात्रक देखिए भाई, फॉर्मूला लिखो, F बराबर एम ए, मास से हमेशा बल। तो बताइए किलोग्राम को क्या बोलते हैं एमकेएस पद्धति में, किलोग्राम का मात्रक क्या होता है? अरे मैंने बता ही दिया यार, मास का क्या होता है किलोग्राम एमकेएस पद्धति में, सॉरी मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या भूल गया मैं, क्या भूल गया भाई हैं? तो द्रव्यमान का क्या होता है एमकेएस में, किलोग्राम। एक्सीलरेशन क्या क्या होगा है, वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, मीटर पर सेकंड इसका है, ये होगा। इसी को क्या बोलते हैं विद्यार्थी एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन। क्योंकि जब जब बल, जब जब बल की बात होगी तो न्यूटन सर को याद किया जाएगा, आइजैक न्यूटन, न्यूटन को सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि न्यूटन ने गति के नियम दिए, 3 नियम तो गति के हैं, लेकिन वो बल की व्याख्या करते हैं विद्यार्थी। गति के नियम तो हैं, लेकिन किसकी व्याख्या करते हैं, बल की व्याख्या। 3 नियम है गति का, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम है, ठीक है। तो बल दूसरे नियम से निकल के आता है, तो जब सम्मान में, न्यूटन के सम्मान में इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा भाई, एसआई पद्धति में, ठीक है। तो जब जब बल का जिक्र किया जाएगा न्यूटन को सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो गति के नियम आपने पढ़ लिए होंगे विद्यार्थियों, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब बताइए सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, सीजीएस पद्धति, तो लिखिएगा F बराबर m, वही फॉर्मूला लिखिए है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, गति का दूसरा नियम है। बल की मात्रा या सूत्र बताता है विद्यार्थी, परिमाण को बताता है गति का दूसरा नियम है। पहला नियम जड़त्व का नियम है। तो देखिएगा मास, द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक सीजीएस में, ग्राम होता है विद्यार्थियों, ग्राम। और ये मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड तो सभी में समान है, एमकेएस हो या सीजीएस। तो क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन, ठीक है। और न्यूटन किस में है, एसआई पद्धति में, ठीक है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। सीजीएस पद्धति में इसी को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं विद्यार्थी। अब आती है एफपीएस पद्धति, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति। तो फॉर्मूला लिखिए, F बराबर m, मां से हमेशा बल है,
तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, मास को किस में मापेंगे, पौंड में, पौंड इंटू सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, फुट या फीट, बात एक है विद्यार्थी, फीट या फुट बटे सेकंड स्क्वायर है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, पाउंडल, पाउंडल, पाउंडल बोलते हैं, पाउंडल। तो एफपीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, मात्रा पौंड इंटू फीट बटे सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, पाउंडल। तो पाउंडल हो जाएगा एफपीएस पद्धति में मात्रा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं है, मैंने बल का सूत्र, मास से हमेशा बल, द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन, गुणनफल बल कहलाता है, और मास से हमेशा बल। तो जब भी आप मां से मिले तो चरण स्पर्श करें भाई मां के, जिससे कि आप बल मिले, आशीर्वाद के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लौटें भाई हैं। तो मां से हमेशा बल। तो ये मात्रक देखे आपने बल के, एमकेएस पद्धति में और सीजीएस और एफपीएस पद्धति में, कोई दिक्कत है? ठीक है विद्यार्थियों। तो बल का एसआई पद्धति में क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, और एमकेएस में इसी को बड़ा रूप है एसआई पद्धति एमकेएस का। ठीक है, इसी को न्यूटन बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर देता हूं मैं। अब इसमें संबंध देखिए भाई, थोड़ा सा जो मात्रक है ना उनमें, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन होता है 10 की घात 5 है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है विद्यार्थी, और 1 पाउंडल, 1 पाउंडल किसके बराबर होगा, 13,825 दशमलव 7 डाइन के। ठीक है, 13,825 दशमलव 7 डाइन के बराबर होता है विद्यार्थी। जैसे देखिए पाउंडल, इसमें कितने अंक हैं भाई, 1 2 3 4 5। तो इधर भी ध्यान रखने के लिए 1 2 3 4 5 अंक इधर हैं और 5 इधर हैं। तो रह जाएगा ध्यान, 1 पाउंडल का मान किसके बराबर होता है, 13,825.7 डाइन के बराबर। ठीक है, 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है विद्यार्थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, कभी पूछ लेता है कि इसका मान किसके बराबर होता है 1 पाउंडल। ठीक है, पाउंडल बल का मात्रक है भाई एफपीएस पद्धति में, सीजीएस में डाइन, एसआई पद्धति में न्यूटन है। न्यूटन सर को सम्मान दिया जाएगा जब बल का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी बल का जिक्र किया जाएगा तो विस्तार से समझेंगे गति के नियमों में। नियम तो गति के हैं विद्यार्थियों, लेकिन व्याख्या किसी करेंगे, बल की, तीनों ही। ठीक है, पहला नियम बल की परिभाषा या अर्थ बताता है, और दूसरा नियम बल का परिमाण, मान या मात्रा को बताता है, सूत्र को। तीसरा नियम क्या बताता है, अर्थ, गुण को बताएगा भाई, गुण को, बल के गुण को, प्रकृति को बताएगा। तीसरा नियम बल की प्रकृति या फिर गुण को बताता है। ठीक है, तो न्यूटन की गति के नियम, गति के नियम देखेंगे विद्यार्थी, गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम देखेंगे जब बल की व्याख्या करेंगे। नियम
नियम तो गति के हैं विद्यार्थियों, लेकिन व्याख्या किसकी करते हैं? बल की। ध्यान रखना है आप। तो पहला नियम क्या करेगा विद्यार्थियों? बल की परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा बताता है भाई, हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं, इसे गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। दूसरा नियम किसको बताएगा? बल का परिमाण, मात्रा या फिर सूत्र, हैं? ये बताता है भाई। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, अर्थात F बराबर m। इसी से निकल के आएगा भाई बल का फॉर्मूला, F बराबर m, मां से हमेशा बल। ठीक है। और तीसरा नियम क्या बताएगा न्यूटन का? है बल की प्रकृति, प्रकृति या गुण की बात करेगा विद्यार्थी। है बल हमेशा युगल में पाया जाता है, एकल बल का अस्तित्व नहीं है। बल के लिए दो वस्तुओं का होना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्रिया की होगी प्रतिक्रिया, आप किसी पर क्रिया करो, प्रतिक्रिया। ठीक, बॉल को ऐसे जमीन में मारो तो बॉल जमीन भी उछालेगी उसको, तो क्रिया की क्या होगी? प्रतिक्रिया। ठीक है। तो दो वस्तुओं का होना आवश्यक है बल के लिए, एक तो लगने वाली और एक लगाने वाला। जैसे मैं वस्तु पर बल लगा रहा हूं भाई, तो एक तो लगने वाली और एक लगाने वाला। ठीक है। तो जब न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, बल को हम विस्तार से समझेंगे। अभी तो इतना ही। अब देखिए बल के प्रकार देखते हैं। बल के प्रकार, तरह तरह के बल आपको देखने के लिए मिलेंगे विद्यार्थी, तरह तरह के बल देखिएगा। बल के प्रकार, तो हेडिंग लगाइए बल के प्रकार, यहां पर लगा लेना भाई बल के प्रकार। तो अनुभव के आधार पर बल के प्रकार देखिए। अनुभव, अनुभव के आधार पर हैं, तो अनुभव के आधार पर प्रकार देखिए विद्यार्थी। ठीक है। तो अनुभव के आधार पर बल के प्रकार देखें। तो अनुभव किससे किया जाता है? महसूस, अनुभव महसूस किया जाता है विद्यार्थी। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाता है। तो अनुभव के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताइए? आप बताइए भाई। संपर्क बल और असंपर्की बल, जो क्षेत्रीय बल कहलाते हैं विद्यार्थी। क्षेत्रीय बल दूरी पर कार्यरत बल होते हैं। ठीक है। तो एक तो संपर्की और एक असंपर्की। टच, स्पर्श करना जरूरी होता है कुछ बलों में, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्श करना जरूरी नहीं है। टच करना जरूरी नहीं है, और टच हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं है विद्यार्थी। अगर टच हो जाए गलती से तो कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है। तो देखिएगा अनुभव के आधार पर बल दो प्रकार के हैं विद्यार्थी। संपर्क बल, संपर्क बल। ठीक है। और दूसरे हैं असंपर्की बल। असंपर्की बल, इन्हीं को बोलते हैं क्षेत्रीय बल। क्षेत्रीय बल। ठीक है विद्यार्थी। असंपर्की बल को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय बल। ठीक है। क्योंकि ये दूरी पर कार्यरत बल होते हैं विद्यार्थी।
तो दूरी पर कार्यरत बल होते हैं क्षेत्रीय बल। किस पर? दूरी पर कार्यरत बल। ठीक है, तो दूरी पर कार्यरत का मतलब क्या होता है? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, आप ऊंचाई पर जाओ या फिर गहराई पर जाओ, गहराई में जाओ, तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसे दूरी बढ़ती है और दूरी घटेगी, गहराई में जाएंगे तो पृथ्वी की गहराई में जाओ या फिर पृथ्वी से ऊंचाई में जाओ, है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलता है विद्यार्थी, दूरी पर कार्यरत बल है। तो कुछ बल ऐसे होते हैं जो दूरी बढ़ने के साथ बदलते रहते हैं। भाई यहां पर कुछ अलग था, यहां पर कुछ अलग है, तो मान बदल जाता है दूरी पर। तो दूरी बढ़ने से मान बदल जाए, वो दूरी पर कार्यरत बल होते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो पहले देखते हैं भाई संपर्क बल। संपर्क बल जिनमें टच मतलब स्पर्श, स्पर्श करना आवश्यक हो, मतलब छूना, छूना, छूनाना, छूनाना है, छूनाना, छूनाना, तू है मेरी फैंटेसी। कौन सा गाना है विद्यार्थी? तो छूनाना, छूनाना, तो टच करना, टच करना, स्पर्श करना आवश्यक होता है विद्यार्थी, छूना आवश्यक होता है, छूनाना, छूनाना। ठीक है, तू है मेरी दिल लगी, तो छूना आवश्यक होता है, स्पर्श करना आवश्यक होता है, तभी लगती बल, संपर्क बल। तो उदाहरण देखिएगा दो चार, तो तरह तरह के बल आपको देखने के लिए मिलेंगे, हैं? तो मनुष्य लगाता है पेशीय बल, पेशीय बल है, पेशीय बल कौन लगाएगा भाई? मनुष्य लगाएगा। एक तो मनुष्य, पशु और जितने भी जानवर हैं वो क्या लगाते हैं विद्यार्थियों? पेशीय बल। इस पेशीय बल लगाएंगे, पेशियों का बल। जैसे गेट को खोलना है हमें, तो ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे या फिर धक्का देंगे, तो कौन सा बल लगाएंगे? पेशीय बल। और कोई भार उठाना है ज्यादा, है, तो ऐसे हम पेशियों का सहारा लेंगे, पेशीय बल उठाएंगे और सिर पर रखेंगे। ठीक है, तो पेशीय बल, इसमें छूना आवश्यक है भाई। और दूसरा घर्षण, घर्षण बल, घर्षण बिना छुए नहीं लगेगा भाई, है? घर्षण सतहों में उभार, अनियमितता पाई जाती है, एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है ऐसे, और दूसरी सतह विरोध करती है भाई, है, उसे रोकना चाहती है। तो घर्षण बल, इसमें छूना आवश्यक है विद्यार्थियों, छूना। घर्षण बल को डिटेल से पढ़ेंगे जब बताएंगे, अभी तो आप इतना ही ध्यान रखें, हैं? आपेक्षिक गति का विरोध करता है घर्षण बल। ठीक है, उभार अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो सबसे ज्यादा घर्षण है। अब देखिएगा उत्प्लावक बल, उत्प्लावक, उत्प्लावक बल है, उत्प्लावक बल पानी में लगता है भाई। जैसे आप पानी में कभी नहाए हो, तालाब में या कूदकर समुद्र में, तो उसमें आप उठाना किसी भार को, तो थोड़ी सी आपको थोड़ा सा ही बल लगाना पड़ेगा, और ऐसे ऊपर की ओर लगता है उत्प्लावक बल, हमेशा ऊपर की ओर, है? ठीक है, अगला लिखिए साइन बल। जब पढ़ाएंगे उत्प्लावक बल, जब बताएंगे विद्यार्थी, साइन बल, साइन बल द्रव की सतहों के बीच में लगता है, साइन बल। ठीक है, अब देखिए दूरी पर कार्यरत बल,
गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक द्रव्य कणों के मध्य लगता है भाई। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक द्रव्य कणों के मध्य, पदार्थ का हो या द्रव्य, बात एक ही है। तो प्रत्येक द्रव्य कण के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल मेरे और इस फैन के बीच में है, और मेरे इस बोर्ड के बीच में है, और मेरे और आपके बीच में है भाई गुरुत्वाकर्षण बल, और मेरे और धरती के बीच में है। क्योंकि हम छोटे पिंड है भाई, नगण्य, इसलिए हमारा द्रव्यमान बहुत कम है, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत कम होगा। और पृथ्वी क्या है, लौठा पिंड है, बहुत बड़ा पिंड है, भारी, इसलिए क्या करता है, खींच लेता है? आप बॉल को उछालो ऊपर तो पृथ्वी अपनी तो ओर खींच लेगी भाई, ठीक है, लेकिन हम नहीं खींच पाते। गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण की होती है विद्या। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, ठीक है। और देखिए भाई, चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगता है? विद्युत चुंबकीय बल, बीचू विद्युत चुंबकीय बल, जबकि ये छूते भी नहीं है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय बल भी है, क्षेत्रीय बल है, दूरी पर कार्यरत बल। गुरुत्वाकर्षण बल है, ये कैसे बल है, क्षेत्रीय बल है, दूरी पर, बिना छुए भी लग जाते हैं। टच करना आवश्यक नहीं है, और टच हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं। जैसे हम पृथ्वी से टच में रहते हैं पृथ्वी के, फिर भी हम पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है? हम पृथ्वी के टच में रहते हैं, फिर भी हम पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और आप किसी मकान की छत पर चढ़ जाओ, जब भी आप पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, छूना आवश्यक नहीं है, और छू जाए तो कोई बुराई भी नहीं है, टच हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल का हो या विद्युत चुंबकीय बल, तो ये अनुभव के आधार पर आपने बल देखे विद्यार्थियों, तरह तरह के बल। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिएगा प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल बल देखिएगा, मूल रूप से कितने बल हैं? जो प्रकृति के बल, प्रकृति के बल कौन से होंगे विद्यार्थी, मूल बल। तो देखते हैं भाई प्रकृति के बलों को। तो देखिएगा, थोड़ा सा पानी पीजिएगा। मूल बल या फिर प्रकृति के बल, ठीक है विद्यार्थियों। तो प्रकृति के बल का हो या मूल बल, तो इनके टाइप देखिएगा। तो प्रकृति के बल, मूल बल, तो पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा है दुर्बल, दुर्बल बल है, तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल, बीचू, शॉर्ट में विद्यार्थी बीचू बोलते हैं, बीचू, बीचू का मतलब विद्युत चुंबकीय बल। और अगला है विद्यार्थियों नंबर 4,
नाभिकीय बल, ठीक है, नाभिकीय बल। तो ये प्रकृति के मूल बल है विद्यार्थी। गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल बल, और बीचू का मतलब विद्युत चुंबकीय बल, और नाभिकीय बल, ये प्रकृति के बल मूल बल है विद्यार्थी। तो गुरुत्वाकर्षण बल है प्रत्येक द्रव्य कण के मध्य लगने वाला बल है, प्रत्येक द्रव्य कण के मध्य लगने वाला बल। तो प्रत्येक द्रव्य कण के मध्य लगने वाला बल है विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण बल। मेरे और धरती के बीच में है, मेरे और आपके बीच में, और मेरे और इस पेन के बीच में, ठीक है, मेरे और इस बोर्ड के बीच में, मेरे और इस पंखे के बीच में, सभी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। मैंने बोल दिया कि प्रत्येक द्रव्य कण के मध्य है, चाहे वो द्रव्य पदार्थ कोई सी भी अवस्था में हो, ठोस में हो या फिर गैस में हो या फिर द्रव में हो, कोई सी अवस्था में हो, प्रत्येक द्रव्य कण के मध्य लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है विद्यार्थियों, हैं? इसकी प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण की। आकर्षण मतलब खींचने की प्रकृति होती है विद्यार्थियों, खींचने की, है, खींचने की प्रकृति। आकर्षण की प्रकृति होती है खींचने की, खींच लेता है भाई। दुनिया का सबसे कमजोर जोर तो है? कमजोर जोर तो है विद्यार्थियों, लेकिन कम है भाई। जोर तो है, तो दुनिया का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, जोर तो है इसमें लेकिन कम है भाई, है? कम है। अगर ज्यादा होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती भाई, चिपक जाते हम आपस में, ठीक है, पृथ्वी से छूटती नहीं। फिर तो ऐसे पैर उठाते तो चिपका का चिपका ही रह जाता पैर, है? इसलिए दुनिया का सबसे कमजोर बल, जोर तो है इसमें लेकिन कमजोर है। तो जैसे ही हम पृथ्वी पर चलते, अगर ये ज्यादा जोर होता है, शक्तिशाली होता, तो पैर को उठाने नहीं देता। तो कमजोर बल विद्यार्थियों, तो इससे ज्यादा प्रबल ये होगा, और इससे ये, और इससे ये, ठीक। अब मैं बात करता हूं दुर्बल बल की, ठीक है। तो जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, एक ऐसे हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं विद्यार्थी। अल्फा बीटा किरणों का क्या करते हैं? क्षय करते रहते हैं, ठीक है। इनके मध्य जो बल होता है दुर्बल बल, ठीक है। इसी प्रकार बीचू विद्युत चुंबकीय बल है, आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल। जैसे चुंबक के ध्रुव होते हैं भाई, एन और एस, है, ये चुंबक है कोई, एन एस ध्रुव है, तो एन एन आ जाएंगे तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा विद्यार्थी, और एन और एस आ जाएंगे तो आपस में क्या है? चिपक जाएंगे, ठीक है। दो आवेशों के मध्य जैसे प्लस Q1 प्लस Q2, इनमें आवेशों में प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, और असमान है तो चिपक जाएंगे, आकर्षण हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के मध्य लगने वाला बल है विद्यार्थी। इसी प्रकार देखिए नाभिकीय बल है। अब आप जानते हैं कि परमाणु का नाभिक, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं विद्यार्थी।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं विद्यार्थी। ये नाभिक है, परमाणु का नाभिक। ये नाभिकीय बल इनको बांधे रखता है भाई। नाभिकीय बल किन किन के मध्य लगेगा? ये नाभ तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। इसमें इतना प्रतिकर्षण होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में समान समान है, प्लस प्लस का चार्ज होता है, तो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, फिर भी ये बांधे रखता है नाभिकीय बल इनको। ठीक है विद्यार्थी, निकलने नहीं देता बाहर नाभिक। बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण होता है प्रोटॉन प्रोटॉन में, फिर भी ये बांधे रखता है इनको। अगर ये निकल जाएंगे तो नाभिक फट जाएगा विद्यार्थियों। तो नाभिक फट गया तो परमाणु भी फट गया, और परमाणु फट गया तो आप जानते ही हैं ये दुनिया ही नहीं रहेगी फिर, है दुनिया ही नहीं होती। अगर नाभिक फट जाता तो ये दुनिया ही नहीं होती विद्यार्थी। इसलिए नाभिकीय बल दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है विद्यार्थी, शक्तिशाली पावरफुल बल है विद्यार्थी। ठीक है, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल नाभिकीय बल बांध के रखता है भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अंदर, निकलने नहीं देता, पकड़ मजबूत है इसकी। तो शक्तिशाली बल, दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल नाभिकीय बल। ठीक है विद्यार्थी, समझ में आया होगा है। तो एक क्वेश्चन बनता है मेरा कि नाभिकीय बल किन किन के मध्य लगता है। देखिएगा, नाभिकीय बल दुनिया का सबसे शक्तिशाली, गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया का सबसे कमजोर। जोर तो है लेकिन कमजोर है। ठीक है, जोर तो है लेकिन कम है। कमजोर बल दुनिया का सबसे कमजोर। तो देखिएगा, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बल किसके मध्य लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगेगा है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा विद्यार्थियों है। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है विद्यार्थी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक में, फिर भी ये बांधे रखता है इनको। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाभिकीय बल पेन को चेंज करते हैं, किधर रख दिया? नाभिकीय बल किन किन के मध्य लगता है? नाभिकीय बल निम्न में से, नाभिकीय बल निम्न में से किन किन के मध्य विद्यार्थी ऑप्शन देखिए। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बताइए आप किन किन के मध्य लगेगा? तो उपरोक्त सभी के मध्य लगेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। तो उपरोक्त सभी में लगेगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
तो अब देखते हैं भाई, आगे चलते हैं। संतुलन के आधार पर बल के प्रकार, तरह तरह के बल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं विद्यार्थी। क्लास को अपने मित्रों के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाएं भाई। तो देखिएगा, संतुलन के आधार पर बल। तो संतुलन के आधार पर देखिए, बल के दो प्रकार हैं विद्यार्थी। एक तो है संतुलित बल, और एक है असंतुलित। ठीक है विद्यार्थी, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो संतुलित बल वो होगा विद्यार्थियों, देखिएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है विद्यार्थियों, इस पर विभिन्न प्रकार के एक से अधिक बल लग रहे हैं। ठीक है, एक से अधिक बल लग रहे हैं, तरह तरह के बल, ऊपर से लग रहा है, नीचे से लग रहा है, अगल से लग रहा है और बगल से लग रहा है, और इधर साइड से, इधर से भी लग रहा है विद्यार्थी। तो तरह तरह के बल लग रहे हैं, नीचे से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, अगल से लग रहा है, बगल से लग रहा है बल। लेकिन इस वस्तु की स्थिति और गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा विद्यार्थी, ना तो स्थिति बदलेगी, ना गति बदलेगी, ना ही दिशा बदलेगी। ठीक है, तो ऐसे बल हैं जिस पर एक से अनेक बल हैं, सुनिएगा, किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगाने पर वस्तु की स्थिति और गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसा बल कौन सा होगा विद्यार्थियों? संतुलित बल। ठीक है, तो संतुलित बल, इन सभी बलों का सदस्य क्या होगा? शून्य होगा विद्यार्थी। तो देखिए, अगल से लग रहा है, बगल से लग रहा है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F4 वेक्टर, F5 वेक्टर। ठीक है, तो इन सभी बलों का सदस्य योग कैसा होगा विद्यार्थियों? शून्य होगा। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट 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 प्लस F5 वेक्टर बराबर शून्य। तो शून्य होगा वही सदिश योग। इस वस्तु पर विभिन्न अलग अलग प्रकार के तरह तरह के बल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन वस्तु की स्थिति और गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा विद्यार्थियों। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है विद्यार्थियों। जैसे गुब्बारे को दबाने पर गुब्बारे की आकार और आकृति बदल जाती है विद्यार्थी हैं। तो गुब्बारे को दबाने पर आकार और आकृति में तो चेंजेस आ जाएगा, लेकिन गति और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा विद्यार्थी। ठीक है, तो एक उदाहरण ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। गुब्बारे को दबाने में तो संतुलित बल कार्य कर रहा है, तो किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगाए जाते हैं, तो उन सभी बलों का सदिश योग कैसा होता है विद्यार्थी? शून्य। ठीक है, वस्तु टस से मस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं चिरेगी विद्यार्थी, ना तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, ना ही उसकी गति में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वो कौन सा बल कहलाएगा? संतुलित बल। इसी प्रकार इधर देखिएगा, असंतुलित बल है। तो असंतुलित बल में क्या होता है? वस्तु की स्थिति
एंड गति एंड दिशा है, इनमें से एक में भी परिवर्तन आ रहा है तो फिर वो असंतुलित बल है विद्यार्थी। वस्तु की स्थिति और गति और दिशा बदल जाए वो कैसा बल होता है? असंतुलित बल होता है? जैसे आपने एक वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु गति कर रही है, देखिएगा है, तो इस गति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो किसी वस्तु की स्थिति, गति और दिशा में परिवर्तन आ जाए तो वो कैसा है? असंतुलित बल। तो सदिश वो इसमें शून्य नहीं होगा भाई, शून्य नहीं होता है, इसमें कुछ मान तो होगा बल का, ठीक है। अगर लगाया है वस्तु ने, गति की है, तो बल का मान तो होगा भाई, ठीक है विद्यार्थी। तो समझ में आ रहा है? कैसी लगी क्लास विद्यार्थी बताइए कमेंट करके। तो क्लास को यहां पर ही विराम देता हूं मैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।